जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है जीएस का, जो कि 4/2/2026 को कराया गया था, जो कि बिहार दरोगा मेंस के लिए है। उसका आज हम लोग टेस्ट नंबर 2 देखने वाले हैं फुल लेंथ टेस्ट सीरीज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो मौलिक अधिकार के संबंध में सही कथन का पहचान करना है तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। अगर हम पहला को कथन की बात करें तो मौलिक अधिकार वाद्य योग्य है और न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, ये बिल्कुल सही है। अगला है, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में इनको निलंबन किया जा सकता है अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, यह भी कथन सही है। अगला है, ये पूर्ण है और किसी भी परिस्थिति में इन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। तो ये कथन जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि मौलिक अधिकार जो है पूर्ण नहीं है बल्कि अपूर्ण है तथा इस पर जो है राज्य द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगला है, इन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता। तो यह भी कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम बात करें मौलिक अधिकार की तो इसमें जो है संशोधन किया जा सकता है आर्टिकल 368 भाग 20 के तहत। तो इसमें सही कथन का चयन करना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही है। अगला है, पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद हुई सुरक्षा संबंधित कैबिनेट समिति की बैठक में सिंधु जल संधि के निलंबन का निर्णय लिया गया। यह संधि पाकिस्तान के साथ किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी। तो सिंधु जल संधि की बात कर रहा है, तो यह पाकिस्तान के साथ किस वर्ष जो है हस्ताक्षर किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1960 में पाकिस्तान के साथ किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में सही नहीं है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है। तो पहला कथन है, उन्होंने बौद्ध धर्म को मार्क्सवादी के नैतिक विकल्प के रूप में स्वीकार किया था, ये बिल्कुल सही है। अगला है, उन्होंने अस्पृश्य वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए एम के गांधी की भूमिका की सराहना की। तो यही कथन गलत हो जाएगा। अगला कथन देखें तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने अस्पृश्यता वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की, ये बिल्कुल सही है। अगला है, वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि व न्याय मंत्री थे, यह भी कथन सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से कौन सा जो है गलत सुमेलित है। अगर पहला राज्य का वित्त आयोग की बात करें तो इसका संबंध आर्टिकल 243 आई से है, ये बिल्कुल सही है। पंचायतों की अवधि की बात करें तो आर्टिकल 243 एम, यही कथन जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 243 एम की अगर हम चर्चा करें तो इसमें जो है पंचायतों बिखराव की अवधि का जो है जिक्र किया गया है। अगला है, पंचायत चुनाव आयोग, इसका जिक्र जो है 243 के में किया गया है, ये भी सही है। राज्य चुनाव आयोग का जो जिक्र है वो 243 के में किया गया है। पंचायतों का लोक लेखा परीक्षण की बात करें तो इसका जिक्र जो है आर्टिकल 243 जे में किया गया है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट का प्रयोग करके जो है सही कथन का चयन करना है। तो अगर हम कथन की बात करें तो पहला कथन दिया हुआ है, जनवरी 2026 में ऑस्कर पुरस्कार समारोह के 98वें संस्करण के लिए नामांकन घोषित कर दिया गया है, ये बिल्कुल सही है। अगर हम 57वां ऑस्कर की बात करें तो इसका आयोजन अमेरिका के लॉस एंजलिस में हुआ था, जो कि डॉल्बी थिएटर द्वारा उसका आयोजन किया गया था। अगला है, इसमें रयान कुगलर की सिनर्स ने 16 नामांकनों के साथ ऑस्कर में नया रिकॉर्ड बनाते हुए सबसे अधिक नामांकन प्राप्त किए हैं। तो यह भी कथन ऑस्कर के संबंध में सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 2 दोनों सही। अगला है,
जनवरी 2026 को यूरो को अपनाने वाला यूरो जोन का 21वां सदस्य देश कौन सा बन गया है? यानी जनवरी 2026 में यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 21वां देश कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुल्गारिया। अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो इसमें कुल 27 देश सदस्य हैं, जिसमें से 21 देश जो हैं यूरोपियन मुद्रा को अपना लिए हैं। अगला है, देश में कुल प्रयुक्त जल का उच्चतम अनुपात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उपयोग होता है? तो देश के कुल प्रयुक्त जल का उच्चतम अनुमान की बात करें तो इसका उच्चतम अनुमान जो है सिंचाई में उपयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद और के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह जो कथन है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के संबंध में बात करना है तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो अगर हम बात करें पहला कथन की, तो इसमें पहला कथन दिया हुआ है, भारत को वर्ष 2026 से 28 कार्यकाल हेतु संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का सदस्य चुना गया है। ये बिल्कुल सही है, भारत को कुल 3 वर्षों के लिए चुना गया है। भारत को एशिया प्रांत समूह हेतु चुना गया है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 दोनों सही है। अगला है, युग्मों में से कौन सा युग्म जो है 12वीं अनुसूची के विषय में सही सुमेलित नहीं है? तो 12वीं अनुसूची के विषय में कौन सा युग्म जो है गलत सुमेलित है, उसका चयन करना है। अगर हम बात करें 12वीं अनुसूची की, तो इसमें गंदी बस्ती सुधार और उन्नयन का जिक्र किया हुआ है, ये बिल्कुल सही है। 12वीं अनुसूची में जो है अगिन शामक सेवाएं का जिक्र किया गया है, यह भी सही है। अगला है, 12वीं अनुसूची में जो है परिवार कल्याण का जिक्र किया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका जिक्र जो है 12वीं अनुसूची में नहीं बल्कि डीपीएसपी में किया गया है। अगला बात करें 12वीं अनुसूची के, तो इसमें सड़कें और पुल का जिक्र किया गया है, यह भी सही है। अगर हम भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची की बात करें तो इसको 73वां संविधान संशोधन वर्ष 1993 में जोड़ा गया था, जिसमें नगरीय सेवाओं के लिए यानी शहर के लिए नगर पालिका का वर्णन किया गया है, जिसमें कुल 18 विषय हैं, जिसमें से परिवार व कल्याण इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मानव शरीर का सबसे लंबा कोशिका है। तो मानव शरीर का अगर सबसे लंबा कोशिका की अगर हम जिक्र करें तो यह हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित पर्यावरण रिपोर्टों को काल क्रमान अनुसार रूप में व्यवस्थित करें। तो पर्यावरण रिपोर्ट को काल क्रमण अनुसार जो है व्यवस्थित करना है, उसके बाद नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। तो अगर हम बात करें पर्यावरण रिपोर्ट की, तो पहले आया था स्टॉकहोम सम्मेलन, इसका आयोजन जो है 1972 में किया गया था, 1972। अगला है, दूसरे स्थान पे हो जाएगा ब्रॉडलैंड रिपोर्ट, इसका आयोजन जो था 1987 में किया गया था, 1987। अगर हम बात करें कियोटो पोर्टुगल की, तो यह 1997 हो जाएगा, 1997। अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य की, तो यह 2015 में जारी किया गया था। तो पहले 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किसके सम्मान में भारतीय डाक ने पोस्टल कवर और पिक्चर पोस्ट कार्ड जारी किया है? तो किसके सम्मान में जो है भारतीय डाक द्वारा पोस्टल कवर और पिक्चर पोस्टर कार्ड जारी किया गया है? तो यह सम्मान में किया गया है सोफिया कुरैशी के, जो कि ऑपरेशन सिंदूर का लीड कर रही थी। अगला है, नीचे 2 कथन दिए हैं जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है इसमें भी। तो अगर हम अभिकथन तथा कारण की बात करें तो पहले दिया हुआ है कारण, सॉरी पहले अभिकथन है। अभिकथन ए की बात करें तो एनाबिना और एजोला के बीच सहजीवी संबंध नम भूमि धान की खेती कृषि जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता है, ये बिल्कुल सही है। अगला है, यह संबंध नाटकीय ढंग से मृदा के पीएच को बढ़ा देता है, जिससे यह अधिक क्षारीय हो जाता है और इस प्रकार चावल की वृद्धि हेतु अधिक अनुकूल हो जाता है।
तो यह कारण जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि हम बात करें अगर क्षारीय बढ़ाने की तो उसके लिए पीएच का प्रयोग नहीं, बल्कि इसमें जो है पीएच जो है नहीं बढ़ाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? तो कौन से अनुच्छेद में जो है भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दिया गया है? तो यह दिया गया है अनुच्छेद 25 से 28 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 19 से 22 की बात करें तो इसमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अगर 14 से 18 की बात करें तो इसमें कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। तथा अनुच्छेद 23-24 की बात करें तो उसमें जो है बलात्श्रम से बचाव का अधिकार दिया गया है। अगला है, जनवरी 2026 को किसे इंदिरा गांधी शांति सशक्तिकरण और विकास पुरस्कार 2025 प्रदान किए जाने की घोषणा किया गया है? तो जनवरी 2026 की बात करें तो इसमें इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित करने का घोषणा किया गया है? तो यह किया गया है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जनवरी 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अटल पेंशन योजना के विस्तार के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। यानी इसमें जो है 4 कथन दिया हुआ है, जिसमें से एक कथन जो है असत्य है, असत्य का चयन करना है। पहला है, अटल पेंशन योजना को वित्त वर्ष 30-31 तक जारी रखने की स्वीकृति दी गई है, यह बिल्कुल सही है। अगला है, योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद 1,000 रुपये से 5,000 प्रति माह की गारंटी पेंशन मिलने देने का योजना किया गया है, यह भी कथन सही है। सरकार ने पेंशन की वित्तीय स्थिति बनाए रखने के लिए गैप फंडिंग जारी करने का निर्णय लिया है, यह भी कथन सही है। अगला है, अटल पेंशन योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2014 को की गई थी, तो यही कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम बात करें अटल पेंशन योजना की शुरुआत की तो इसका जो आरंभ था वह किया गया था 2 मई 2015 से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 22-23 जनवरी 2026 के मध्य भारत उत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत उत्सव की 2026 का आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन जो है 22 से 23 जनवरी के बीच में किया गया है। इसका आयोजन जो है यह किया गया है अबू धाबी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो अगर हम इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक के अगर हम लेखक की बात करें तो यह हो जाएंगे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? यानी 4 युग्म दिया हुआ है, इनमें से कौन सा युग्म जो है गलत सुमेलित है? तो पहला है, चीन के साथ ऑपरेशन ताई का संबंध है, ये बिल्कुल सही है। ईरान के साथ जो है ऑपरेशन टू प्रॉमिस S3 का संबंध है, ये भी सही है। इजराइल ऑपरेशन राइजिंग लाइन संबंध है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है, अमेरिका का संबंध जो है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से है, तो यह भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, इन्हें सही कालक्रम अनुसार सबसे पहले से आखिरी तक व्यवस्थित करें। यानी कौन सा इसमें से आयोजन या योजना है जो सर्वप्रथम किया गया था, वैसे पढ़ते क्रम में इसका आयोजन करना है तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो अगर हम बात करें स्टार्टअप योजना की तो स्टार्टअप योजना का आरंभ जो है वर्ष 2016 में किया गया था। अगर हम बात करें पीएम व्यय बंधन योजना की तो पीएम व्यय बंधन योजना का आरंभ जो है यह किया गया था वर्ष 2017 में। 17 में इसका जो है आरंभ किया गया था। अगर हम पीएम जनधन योजना की बात करें तो इसका आरंभ हो जाएगा वर्ष 2014 में। अगर हम आगे बात करें पीएम मुद्रा योजना की तो इसका आरंभ जो है यह किया गया था वर्ष 2015 में। तो पहले हो जाएगा 14, 15, 16, 17। ऑप्शन नंबर
डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3412। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यप्रणाली पर संसदीय नियंत्रण किस एक्ट के बाद प्रारंभ हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यप्रणाली पर संसदीय अगर नियंत्रण किस एक्ट के बाद प्रारंभ हुआ, इसका अगर हम चर्चा करें तो इसका प्रारंभ जो है यह किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर हम बात करें तो शक विजय के संदर्भ में सबलतम साक्ष्य इस राजा की रजत मुद्राएं हैं। यानी शक विजय के संदर्भ में सर्वोत्तम साक्ष्य इस राजा की जो रजत मुद्राएं हैं, ये बिल्कुल सही है। इन मुद्राओं का वजन जो है लगभग 33 ग्रेन था, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इन मुद्राओं का वजन की बात करें तो लगभग 20 ग्रेन इसका वजन था। कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 जो है सही है। अगला है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की अगर हम बात करें तो यह 23 जनवरी 2026 को लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। ये बिल्कुल सही है। यह जो पुरस्कार है वो 23 जनवरी को दिया जाता है, जिस दिन सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन मनाया जाता है, तथा व्यक्तिगत श्रेणी का जो है सीता अशोक सेल्के को दिया जाएगा। अगर हम बात करें संस्थागत श्रेणी की तो वह सिक्किम राज्य को दिया जाएगा। अगला है, इस पुरस्कार की शुरुआत जो है वर्ष 2019 में किया गया था। यह भी सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 2 दोनों कथन सही है। अगला है, पुस्तकों के नामों के साथ उनके लेखकों को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। यानी एक तरफ पुस्तक का नाम दिया हुआ है, दूसरे तरफ लेखक का नाम दिया हुआ है, इसमें मिलान करना है तथा कूट का प्रयोग करके जो है सही उत्तर का चयन करना है। तो अगर हम बात करें आलमगीरनामा की तो इसके लेखक हो जाएंगे मुंशी मोहम्मद काजिम। अगर हम तबकात ए नासरी की बात करें तो इसके लेखक हो जाएंगे निजामुद्दीन अहमद। चहर चमन पुस्तक की अगर हम बात करें तो इसके लेखक हो जाएंगे चंद्रभान ब्रह्मा। अगर हम इकबाल नामा ए जहांगीरी के लेखक की अगर हम बात करें तो ये हो जाएंगे मुतबिन खान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 4 3 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रमान अनुसार जो है व्यवस्थित करना है, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। तो अगर हम बात करें बेबेल योजना की तो बेबेल योजना यह जो है इसका संबंध वर्ष 1945 से है। अगला है क्रिप्स प्रस्ताव की बात करें तो इसका संबंध वर्ष 1942 से है। अगला है सीयर फॉर्मूला का संबंध जो है वर्ष 1944 से है। अगला है अगस्त प्रस्ताव का संबंध जो है वर्ष 1940 से है। तो पहले होगा अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद होगा क्रिप्स प्रस्ताव, उसके बाद होगा सीयर फॉर्मूला, उसके बाद बेबेल योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 2 3 1। अगला है, अशोक की पत्नी जो है कारुबाकी का निम्नलिखित किस शिलालेख से हुआ था? तो कारुबाकी का अगर हम पहचान की बात करें वह किस शिलालेख से हुआ था अशोक की पत्नी का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रयाग शिलालेख। अगर हम बात करें अशोक के कलिंग युद्ध का जिक्र की तो वह जो है अशोक के 13वें शिलालेख में देखने के लिए मिलता है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। एक तरफ दिया हुआ है 1857 की क्रांति का नेता, दूसरे तरफ कार्य क्षेत्र, यानी कौन सा नेता थे, किस कार्य क्षेत्र से अपना पदभार संभाला था, उसका जिक्र करना है। तो अगर हम बात करें पहले नाना साहब की तो इनका संबंध जो है कानपुर से था, वहां से इन्होंने जो है नेतृत्व किया था। अगर हम बेगम हजरत महल की बात करें तो इनका संबंध जो है लखनऊ से हो जाएगा।
खान बहादुर खान की बात करें तो इनका संबंध जो है रुहेलखंड से हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई की अगर हम बात करें तो इनका संबंध जो है झांसी से हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 1 3 2। अगला है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। तो हम अगर अभिकथन तथा कारण की बात करें तो पहला है अभिकथन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। ये बिल्कुल सही है। अगला है, अगर हम कारण की बात करें तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर एक वामपंथी इकाई के रूप में शुरू किया था। यह भी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला है, उत्तरी अटलांटिक मार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अगर हम बात करें उत्तरी अटलांटिक मार्ग के संबंध की तो पहला कथन दिया हुआ है, यह संसार के व्यस्त जलमार्गों में से एक है। ये बिल्कुल सही है। उत्तरी जो है अटलांटिक मार्ग वह संसार का व्यस्त मार्गों में से एक है। अगला कथन है, यह समुद्र मार्ग वास्तविक बृहद वृत्त मार्ग से विचलित होकर थोड़ा उत्तर से होकर जाता है। यह भी कथन सही है। तो इसमें कुट का प्रयोग करके सही उत्तर देना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस आगमन और सौर विकिरण के लिए पारदर्शित तथा निर्गमन स्तरीय विकिरण के लिए अपारदर्शित होता है? तो कौन सा गैस हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पठारों में से किसे अंतर पर्वतीय पठार माना जाता है? तो किसे जो है अंतर पर्वतीय पठार माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तिब्बत के पठार को। अगला है, मोहनजोदारो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन करना है। तो अगर हम मोहनजोदारो के संदर्भ की बात करें तो इसमें जो है 19 सेमी लंबी पुरुष मूर्ति जो तिब्बतिया साल ओढ़ है और वह डी के क्षेत्र में मिला है। यह कथन सही है। अगला है, चूना पत्थर से निर्मित 12 सेमी ऊंची भेड़ा की मूर्ति HR क्षेत्र से मिला है। तो यह कथन गलत हो जाएगा क्योंकि 12 सेमी अगर बात करें चूने पत्थर से भेड़ा की मूर्ति की तो यह HR क्षेत्र से नहीं बल्कि यह प्राप्त किया गया है मोहनजोदड़ो के ऊपरी शहर के एक घर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 कथन सही है। अगला है, दिसंबर 2025 को दिल्ली में प्रारंभ की गई अटल टिंकरिंग योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विकल्पों में से बताइए कि कौन सा तथ्य जो है सही नहीं है। यानी दिसंबर 2025 में शुरू किया गया दिल्ली में अटल टिंकरिंग योजना के संदर्भ में बात करना है तथा गलत कथन का चयन करना है। तो अगर हम पहला कथन की बात करें तो पहला कथन जो है, अटल टिंकरिंग योजना का शुभारंभ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 101वीं जयंती के शुभ अवसर पर किया गया था। यह बिल्कुल सही है। अगला है, इस योजना के अंतर्गत जो है दिल्ली के 100 स्थानों पर 5 रुपए प्रति प्लेट की दर से पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराए जाएंगे। यह भी कथन सही है। अगला है, प्रारंभिक चरण में यह योजना 55 कैंटीनों में शुरू की गई है। तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि प्रारंभिक चरण की अगर हम बात करें तो उसमें कुल जो है 45 कैंटीनों में यह योजना का आरंभ किया गया है तथा दूसरे चरण में जो है 55 किया जाएगा। अगला है, सरकार प्रति प्लेट 25 रुपए की सब्सिडी देती है जबकि भोजन का वास्तविक लागत मूल्य 30 रुपए है। यह भी सही है। सरकार जो है 30 रुपये लेती है जिसमें से 25 रुपये सब्सिडी के रूप में वापस कर देती है तथा 5 रुपये जो है भोजन का वास्तविक मूल्य हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 55 नहीं 45 होगा। अगला है, 25 जनवरी 2026 के मध्य ग्रीन AI पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया?
तो 25 जनवरी 2026 की बात करें तो मध्य ग्रीन एआई का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ किया गया? तो ग्रीन एआई का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की बात करें तो इसका आयोजन नई दिल्ली भारत में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 18 जनवरी 2026 को संपन्न विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य जो है सही है? तो सही तथ्य का चयन करना है। तो अगर हम बात करें, पहला 18 जनवरी 2026 को विदर्भ और सौराष्ट्र के बीच फाइनल मुकाबला जो है धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम हिमाचल प्रदेश में खेला गया। तो पहला कथन गलत है, क्योंकि यह आयोजन जो है बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड में किया गया था। अगला है, फाइनल मुकाबले में विदर्भ ने सौराष्ट्र को 38 रनों से पराजित कर खिताब जीता है। तो यह भी जो कथन है यह कथन भी गलत हो जाएगा। अगला है, अगला कथन है फाइनल में 128 रन की पारी खेलने वाले विदर्भ के बल्लेबाज अथर्वा त्याडे को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। तो यह बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी गलत सुमेलित का चयन करना है तथा उत्तर देना है। अगर हम बात करें सुमेलित की, तो एक तरफ दिया हुआ है झूम खेती का नाम, दूसरे तरफ देश दिया हुआ है, यानी किस देश में झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो पहला है मिल्पा, मैक्सिको में झूम खेती को मिल्पा नाम से जाना जाता है, ये बिल्कुल सही है। अगर भारत की बात करें तो भारत में झूम खेती को जो है मसोले के नाम से जाना जाता है, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर मसोले के नाम की बात करें तो यह जो है मध्य अफ्रीका में झूम खेती को मसोले के नाम से जाना जाता है। अगला है, रोका नाम से झूम खेती को ब्राजील में जाना जाता है, रे नाम से झूम खेती को वियतनाम में जाना जाता है। ये दोनों भी सही है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, किसने अपना पूरा जीवन राष्ट्रीय आंदोलन को समर्पित कर दिया और उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो किनको जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी को। अगला है, भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ के उपरांत में घोषित अभिमानक का नाम क्या है? यानी भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ के उपरांत जो है घोषित अभिमानक, यानी जो थीम का है, थीम का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका थीम की बात करें तो इसका थीम था हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उत्तर दीजिए। एक तरफ दिया हुआ है पुरातात्विक स्थल तथा दूसरे तरफ उत्खनन स्थल, यानी कौन सा पुरातात्विक स्थल जो है कौन से स्थान से पाया गया है उसका जो है मिलान करना है तथा कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। अगर हम बात करें बलूचिस्तान की, तो इसका उत्खनन जो है यह मिला है पेरियानो घुंडाई से, ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा से उत्खनन स्थल प्राप्त हुआ है, यह प्राप्त हुआ है बनवाली। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से हमें प्राप्त हुआ है कालीबंगा। सिंध की बात करें तो सिंध से हमें कोटदीजी प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 4 2 1। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ सूची 1 सूची 2 दिया हुआ है। अगर हम बात करें लियोनार्डो दा विंची की, तो इनका संबंध हो जाएगा द लास्ट सफर पुस्तक से। अगला है राफेल की अगर हम बात करें तो इसका संबंध हो जाएगा स्कूल ऑफ एथेंस से। अगला है माइकल एंजेलो की बात करें तो इनका संबंध हो जाएगा पिएटा से, तथा ब्राक की बात करें तो इनका संबंध हो जाएगा धनबाद से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 3 2 1। अगला है, उस कलाकार का नाम बताइए जिसने प्राचीन एवं नवीन
प्रवृत्तियों का समन्वय कर भारतीय कला को नई दिशा दिखाया। तो कौन से कलाकार थे जो भारतीय को कला को जो है नई दिशा के रूप में उभारे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एन टैगोर। अगला है आईसीसी द्वारा दिसंबर माह के लिए घोषित आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2025 अवार्ड के विजेताओं के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आईसीसी द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर के लिए अवार्ड का घोषणा किया गया था, उसके संबंध जो है कथन दिया हुआ है। पहला कथन है आईसीसी ने दिसंबर 2025 के लिए ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। ये बिल्कुल सही है। अगला है दक्षिण अफ्रीका की कप्तान जो है लॉरा बेलवाइट आईसीसी वुमेन ऑफ द प्लेयर मंथ चुनी गई है। यह भी कथन सही है। अगर इसमें कथन कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 2 दोनों कथन सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकला शैली जो है महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है? तो कौन सी चित्रकला शैली महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ली। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारतीय कला में शासन काल का सही क्रम चुनिए। तो प्राचीन भारतीय कला में शासन काल का जो है कालक्रम सही चुनना है। तो पहले इसका शॉर्ट ट्रिक होता है हसीन मासुक शाह। तो अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहले हो जाएगा शुंग वंश, सॉरी मौर्य वंश हो जाएगा, उसके बाद शुंग वंश, उसके बाद कुषाण वंश, उसके बाद गुप्त वंश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कलाकारों में से किसने महात्मा गांधी चित्र सृजित किया था? तो किसने महात्मा गांधी का चित्र जो है सृजित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंदलाल बोस ने। अगला है पटचित्र पेंटिंग शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और सबसे प्राचीन कला के रूप में एक है? तो पटचित्र पेंटिंग शैली की अगर हम बात करें तो यह शैली हो जाएगा ओडिशा का सबसे प्राचीन शैली है। अगला है निम्नलिखित युग्म का सही सुमेलित नहीं है। तो निम्नलिखित युग्म में से कौन सा जो है ऐसा सही सुमेलित नहीं है? 4 युग्म दिया हुआ है। अगर हम बात करें सही सुमेलित की तो पहला है सचित्र रजानामा, यह अकबर के काल में लिखा गया था, ये बिल्कुल सही है। मीर सैयद अली की बात करें तो यह हुमायूं के काल में रहते थे, यह भी सही है। टर्की कॉक चित्र की बात करें तो यह जहांगीर के काल में बनाया गया था, यह भी सही है। अगर हम सचित्र पांडुलिपि और पंचाशिका की बात करें तो उत्तर मुगल काल शैली नहीं होगा, बल्कि इसका संबंध जो है पूर्व मुगल काल या प्रारंभिक राजपूत काल चित्रकला शैली होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुरातात्विक साक्ष्य को खोजने की प्रमुख प्रचलित विधि है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो पुरातात्विक साक्ष्य को खोजने की अगर हम प्रमुख विधि की बात करें तो वह विधि है अन्वेषण विधि है तथा उत्खनन विधि है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किस केंद्र शासित प्रदेश में गैलेथिया खाड़ी स्थित है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश में गैलेथिया खाड़ी स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है गैलेथिया खाड़ी स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप भी स्थित है जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने अपना 113वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 113वां अंतर्राष्ट्रीय अगर बैठक की बात करें तो इसका आयोजन जो है जिनेवा में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है धान की फसल के खैरा रोग को किसके छिड़काव से नियंत्रित किया जा सकता है? तो धान के फसल में जो है खैरा रोग लग जाता है, उससे बचाव के लिए किसका छिड़काव किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिंक सल्फेट का छिड़काव किया जाता है। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में गलत कथनों के बारे में सही कूट चुने।
तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में जो है 4 कथन दिया हुआ है, उसमें गलत कथन का चयन करना है। तो बात करें अगर कथन की, तो पहला है भारत सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था और 1937 में लागू हुआ। ये बिल्कुल सही है। अगला है, यहाँ लॉर्ड लिनिथगो के नेतृत्व में एक संयुक्त चयन समिति को रिपोर्ट के आधारित था, जिसमें ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों की स्थापना की। ये भी सही है। अगला है, अधिनियम को कानूनी शैली में लिखा गया था, जिसमें लगभग 15 भाग और 30 अनुसूची में व्यवस्थित किया गया था। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 1835 का अगर हम अधिनियम की बात करें तो उसमें कुल 11 भाग तथा 10 अनुसूचित जो है लिखित था। अगला है, नेशनल लिबरल फेडरेशन ने इसे गुलाम संविधान कहा, जिसे भारत की आर्थिक गुलाम को मजबूत और अस्थायी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो यह जो है नेशनल लिबरल फेडरेशन द्वारा नहीं कहा गया था, बल्कि यह शब्द जो है इसका उपयोग जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। तो यह भी कथन गलत हो जाएगा। तो इसमें गलत कथनों का चयन करना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी बी नहीं सी। 3 और 4 कथन जो है गलत है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैडमिंटन महासंघ की 30वीं विश्व चैंपियनशिप का आयोजन 2026 में निम्न में से किस देश में प्रस्तावित किया गया है? तो विश्व बैडमिंटन संघ की 30वीं जो चैंपियनशिप का आयोजन 2026 में किया जाएगा, उसका प्रस्ताव जो है यह भारत में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो संघ सूची के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? अगर हम रेल की बात करें तो यह संघ सूची का कार्य है। बीमा की बात करें तो यह भी संघ सूची का कार्य है। कृषि पर कर, यह जो है संघ सूची का कार्य नहीं है। डाकघर बचत बैंक, यह भी जो है संघ सूची का कार्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? तो राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन की बात करें तो यह जो है अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 के तहत। अगर हम बात करें अनुच्छेद 352 की, तो इसमें जो है राष्ट्रीय आपात का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 360 की बात करें तो इसमें वित्तीय आपात का जिक्र किया गया है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में निंदा प्रस्ताव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अगर हम लोकसभा में निंदा प्रस्ताव की अगर हम चर्चा करें तो पहला कथन है, निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु सभा की अनुमति आवश्यक नहीं है। यह बिल्कुल सही है। अगला है, निंदा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद या किसी एक मंत्री या मंत्रियों के किसी समूह के विरुद्ध कार्य करने में असफल रहने या कार्य न करने या उनकी नीति के बारे में प्रस्तुत किया जा सकता है और उसमें मंत्री या मंत्रियों की असफलता पर खेद, रोष या आश्चर्य व्यक्त किया जा सकता है। तो यह भी कथन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चुनाव आयोग के संबंध में सही कथन की पहचान करें। तो अगर हम चुनाव आयोग के पहचान में जो सही कथन की बात करें तो पहले तो चुनाव आयोग का संबंध जो है आर्टिकल 324 के तहत है। पहला कथन है, भारत का चुनाव आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1952 को संविधान के अनुसार की गई थी। तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका स्थापना जो है वह 25 जनवरी 1950 को किया गया था, न कि 52 को। अगला है, बहुमत मत द्वारा निर्णय लेने की शक्ति के साथ बहुसदस्यीय आयोग की अवधारणा 1990 में लागू किया गया। यह बिल्कुल सही है। अगला है, रामा देवी भारत की एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। तो यह गलत हो जाएगा, एकमात्र नहीं, यह प्रथम जो है महिला चुनाव आयुक्त थी। अगला है,
राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं और उनका कार्यकाल 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो जाए उतने दिन के लिए होता है। तो यह भी कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं यहाँ तक तो सही है, लेकिन उनका कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष तक होता है। अगला कथन क्वेश्चन है, नीचे दिए गए किस मामले में डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग नहीं कर सकते हैं? तो किस मामले में जो है डीएनए फिंगरप्रिंट का जो है उपयोग नहीं किया जा सकता? तो संभावित अपराधों को ढूंढने में, ये बिल्कुल सही है, इसमें किया जा सकता है। बरिशनामा विकार का पता लगाने में, यह भी सही है। अगला है बच्चों के लिंग का निर्धारण करने में, इसमें जो है डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगला है पितृत्व व मतभेद को दूर करने में, इसमें भी किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए तथा कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो अगर हम बात करें मिलान की, तो वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर का संबंध हो जाएगा अनुच्छेद 246 ए के साथ। परिसीमन आयोग की बात करें तो इसका संबंध हो जाएगा अनुच्छेद 82 के। भारत सर्वेक्षण, सर्वे ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो सर्वे ऑफ इंडिया का संबंध हो जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से। परमाणु ऊर्जा विभाग की बात करें तो इसके नेतृत्व जो है प्रधानमंत्री के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 1 3 2। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। एक तरफ प्रमुख नदी दिया हुआ है, दूसरे तरफ उद्गम स्थल दिया हुआ है, यानी किस नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ से प्रारंभ होता है। अगर हम नर्मदा की बात करें तो नर्मदा का उद्गम स्थल हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ी। अगर हम ताप्ती की बात करें तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा बैतूल जिले का मुल्ताई नगर। अगला है चंबल नदी, चंबल नदी का उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम जो है जनापाव की पहाड़ी से होता है। कृष्ण नदी की बात करें तो इसका उद्गम जो है महाबलेश्वर के पश्चिमी घाट में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जून 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान क्या है। तो अगर हम जून 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास में भारत का स्थान की बात करें तो यह हो जाएगा 99वें स्थान पे। अगर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो उसमें भारत का स्थान 80 नंबर पे है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो इसमें भारत का स्थान 151 नंबर पे है। वर्ल्ड फायर पावर ग्लोबल इंडेक्स की बात करें तो उसमें भारत का स्थान 4 नंबर पे है। अगर हम एशिया फायर पावर इंडेक्स की बात करें तो इसमें जो है भारत का स्थान 3रे स्थान पे है। अगला है श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक के दरबार में गया में बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए धर्म प्रचार के लिए भेजा था। तो श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने किसके शासक के दरबार में अपना जो बुद्ध मंदिर बनवाने के लिए आज्ञा लेने के लिए अपना राजदूत भेजे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह भेजे थे समुद्रगुप्त के दरबार में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अगर हम अभिकथन ए तथा कारण आर के संदर्भ में बात करें तो पहला है अभिकथन, अलाउद्दीन का दक्षिण अभियान वित्तीय जोखिम था, ये बिल्कुल सही है। अगला है वह दक्षिण राज्य को हड़पना चाहता था, तो कारण जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि अलाउद्दीन जो है दक्षिण राज्य को हड़पना नहीं चाहता था, बल्कि केवल उसका उद्देश्य था धन को लूटना। तो इसमें कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए सही है किंतु आर गलत है। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध में डी डे की तिथि क्या थी। तो डे की अगर हम तिथि की बात करें तो इसका तिथि था 6 जून 1944, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रकाश की निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल होती हैं। तो प्रकाश की किस घटना के कारण जो है इंद्रधनुष का निर्माण होता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपवर्तन, परिक्षेपण और पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण जो है इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अगला है, निम्नलिखित में से सही विकल्पों को चुनिए तथा कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। तो अगर हम सही विकल्प का चयन करना है इसमें, पहला है कैंसर जो है अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण बढ़ता है, ये बिल्कुल सही है। अगला है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए जीवाणुओं के कारण होता है, तो यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि हेपेटाइटिस ए की अगर हम बात करें तो यह जीवाणुओं के कारण नहीं बल्कि हेपेटाइटिस ए नामक विषाणु के कारण होता है। अगला है हीमोफ्लोबिया एक आनुवांशिक विकार है, यह बिल्कुल सही है। अगला है कुष्ठ रोग, यहाँ कुष्ठ रोग होना चाहिए, कुष्ठ रोग जो है एक विषाणु जन्य रोग है, तो कुष्ठ रोग जो है एक प्रकार का विषाणु जन्य रोग नहीं है बल्कि यह एक प्रकार का जीवाणु जन्य रोग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल ए तथा सी सही है। अगला है निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। तो 4 कथन दिया हुआ है, इसमें से असत्य कथन का पहचान करना है। पहला है, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। अगला है, द्वितीय क्षेत्र क्रमशः सर्वाधिक विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, यह भी कथन सही है। अगला है, जब प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है उसे तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित करना, यह जो है द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है, तृतीयक नहीं होगा, तो यह कथन गलत हो जाएगा। अगला है, तृतीय क्षेत्र की गतिविधि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की विकास में मदद करती है, यह भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका उपयोग संकेत सूचक के रूप में नहीं किया जा सकता। तो मानव विकास सूचकांक की बात करें तो इसमें कुल 3 मूल रूप से जो है संकेत का उपयोग किया जा सकता है। वह संकेत हो जाएगा, पहला है जीवन प्रत्याशा के आधार पर मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है, तथा शिक्षा या ज्ञान तक पहुंच के आधार पर मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है, आय या जीवन स्तर के आधार पर भी जारी किया जाता है, तथा लैंगिक असमानता के आधार पर नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है। तो अगर हम वैश्वीकरण की चर्चा करें तो इसके बारे में सही कथन हो जाएगा, वैश्वीकरण का संबंध विश्व व्यापारी पारस्परिक जुड़ाव से है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस एंजाइम और संश्लेषण स्थल के कौन से युग्म जो है मिलान सही नहीं है, यानी निम्नलिखित में से एंजाइम और संश्लेषण का मिलान दिया हुआ है, कौन सा एंजाइम का मिलान और संश्लेषण के साथ सही नहीं है। तो अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, तो गुर्दा जो है ट्रिप्सिन का निर्माण जो है गुर्दा में होता है, यही कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि ट्रिप्सिन का निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण जो है अग्नाशय से स्रावित होता है। अगला है, अगर पित्तरस की बात करें तो यकृत से स्रावित होता है, ये बिल्कुल सही है। एमाइलेज लार ग्रंथि से स्रावित होता है, यह भी सही है। माल्टेज की बात करें तो यह आंत से स्रावित होता है, यह भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, विशिष्ट पृथक पराध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा पराध्वनि में न्यूनतम समय अंतराल कितना होता है। तो इसमें समय अंतराल की अगर हम बात करें तो इसका समय अंतराल 0.1 सेकेंड होना अनिवार्य है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सोसाइटी तथा आरंभ वर्ष सही सुमेलित नहीं है, यानी एक तरफ सोसाइटी का नाम दिया हुआ है, दूसरे तरफ उसका आरंभ वर्ष दिया हुआ है, तो इसमें जो है गलत सुमेलित का चयन करना है। तो पहला है, कलकत्ता समूह की स्थापना जो है यह 1943 में किया गया था, ये बिल्कुल सही है। अगला है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इसका स्थापना 1890 नहीं होगा, बल्कि इसका स्थापना जो है
1907 में किया गया था। ऑप्शन बी गलत है। अगला है बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का आरंभ जो है 1947 में किया गया था, ये बिल्कुल सही है। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का आरंभ जो है यह स्थापना 1888 में किया गया था, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक तेलशील गैस्ट्रिक तथा नॉन स्टिक बर्तन के बहिस्थल लेपन के लिए उपयोग किया जाता है? तो नॉन स्टील के लिए किसका जो लेपन का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। अगला है प्रसिद्ध प्राचीन मिस्र के मकबरे पिरामिड को किस प्रतीक के रूप में डिजाइन किया गया है? तो अगर हम पिरामिड की बात करें जो कि मिस्र में स्थित है, उसको किसके रूप में डिजाइन किया गया है? तो उसको जो है सूर्य की किरणों के रूप डिजाइन के रूप में उसको वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार कीजिए। पहला है वन संरक्षण अधिनियम। अगर वन संरक्षण अधिनियम की बात करें तो यह वर्ष 1980 में लागू किया गया था। अगला है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। अगर हम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करें तो यह 1972 में ही लागू किया गया था। आगे है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यह जो है वर्ष 1986 में लागू किया गया था। अगला है वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम। यह जो है लागू 1981 में किया गया था। तो इसमें इसके कालक्रम अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो पहले 2 हो जाएगा जो कि 1972 में आया था, उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद आएगा एक 1980 में आया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। नीचे कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। एक तरफ द्वीप दिया हुआ है, दूसरे तरफ चोटी दिया हुआ है, यानी कौन सी द्वीप का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है उसका सुमेलित करना है। अगर हम बात करें उत्तरी अंडमान की तो उत्तरी अंडमान का सबसे ऊंचा द्वीप हो जाएगा सैडल पीक। दक्षिण अंडमान की बात करें तो इसका सबसे ऊंचा द्वीप हो जाएगा माउंट कोयोबो। ग्रेट निकोबार की बात करें तो इसका सबसे ऊंचा द्वीप हो जाएगा माउंट थुइलर। मध्य अंडमान की बात करें तो इसका सबसे ऊंचा द्वीप हो जाएगा, यह हो जाएगा माउंट डियावोलो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3, 1, 2, 4। अगला है वह संशोधन अधिनियम जिसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया। निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर कौन सा है? तो उस संशोधन अधिनियम का चयन करना है जिसमें लोकसभा तथा विधानसभा में एंग्लो इंडियन का जो है आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। तो यह किया गया था 104वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2019 में, जो कि वर्ष 2020 से लागू किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के संबंध में अगर हम बात करें तो 75(3) का संबंध, पहला कथन है अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे, ये बिल्कुल सही है। अगला है अनुच्छेद 75(3) में केवल तभी लागू होता है जब लोकसभा भंग नहीं होता है। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि लोकसभा भंग जब नहीं होता है नहीं, बल्कि लोकसभा भंग भी रहेगा तभी यह लागू हो सकता है, लोकसभा भंग नहीं भी रहेगा तो भी यह लागू हो सकता है। तो इसका राइट आंसर की बात करें 78 का तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 सही है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग के प्रस्ताव की जांच करने वाली समिति में कुल सदस्य होते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो इनके विरुद्ध में जो महाभियोग पारित किया जाएगा उसके जांच करने वाली समिति में क्या क्या होंगे। तो उसके जांच करने वाले समिति की अगर बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एक होंगे तथा एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और एक वरिष्ठ न्यायविद होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है
तो नागरिकता के अधिकार को कारण खोने के कारण की बात कर रहा है। तो यह जो है व्यक्ति अगर दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, उससे जो है देश की नागरिकता खत्म हो जाएगी, या वह जो है व्यक्ति पागल या दिवालिया घोषित हो जाए तो भी नागरिकता समाप्त हो सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में सही नहीं है, यानी गलत कथन का चयन करना है। तो बात करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। तो कैग को जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन पर कैग को हटाया जा सकता है। तो यह कथन जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर कैग को हटाना है तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के प्रक्रिया द्वारा दोनों सदनों से जो है अभिभाषण पर हटाया जा सकता है, केवल राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार नहीं हटाया जा सकता। अगला है, कैग का वेतन और भत्ता जो है भारत के समेकित निधि से दिए जाते हैं। तो यह गलत हो जाएगा। कैग का वेतन भत्ता जो होता है वह भारत के संचित निधि से दिया जाता है। अगला है, कैग का कार्यकाल 5 साल के लिए निश्चित रहता है। तो यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि कैग का अगर कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष के लिए निश्चित होता है, या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए उसके हिसाब से चलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बी सी डी जो है गलत है। अगला है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अगर हम गठन की बात करें तो इसका गठन जो है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया था। अगला है, हिमालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो अगर हम हिमालय की विचार के बारे में बात करें तो पहला कथन है, हिमालय दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि हिमालय की बात करें तो यह दुनिया की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, तथा दुनिया के सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला हो जाएगी अरावली। अगला है, हिमालय पर्वत तेथित सागर नामक एक विशाल भूअभिन्न से बना है। ये बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 सही है। अगला है, निम्नलिखित में से आकार के अनुसार घटते क्रम में कौन सा सुव्यवस्थित है। तो आकार के अनुसार अगर घटते क्रम की बात करें तो देखिए सबसे बड़ा हो जाएगा एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, भारत में काली मृदा यानी रेंगूर मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो काली मृदा के संबंध में गलत कथन का चयन करना है। तो अगर हम बात करें पहले कथन की तो पहला है, रेंगून मृदाएं महाराष्ट्र तथा गुजरात में पाई जाती है। ये बिल्कुल सही है। काली मृदा उष्णकटिबंधीय चरणों के नाम से भी जानी जाती है। ये भी सही है। काली मृदा पौध मृदा होती है। यह भी सही है। रेंगून मृदा में नमी धारण करने की क्षमता कम होती है। यही गलत हो जाएगा, क्योंकि रेंगून मृदा या काली मृदा की बात करें तो इसमें नमी धारण की क्षमता जो है अधिक होती है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट का सही प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो कथन दिया हुआ है, दूसरा कारण दिया हुआ है, तथा कूट का प्रयोग करके कथन और कारण पे विचार करना है। तो पहला है, साधारणतः यह देखा गया कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनिश्चित होती है तब वे भूरे पाउडर की परत से अवक्षंतित हो जाती है, जिसको जंग लगना कहते हैं। ये बिल्कुल सही है। अगला कारण की बात करें तो जंग अर्थात भूरा पाउडर जो है एथनिन के जमाव से बनता है। तो ये गलत हो जाएगा। जंग की बात करें तो यह जो है ऑक्सीजन तथा जल की अभिक्रिया से बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए सही है किंतु आर गलत है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है। तो अगर हम पिरामिड की बात करें जो कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है तो यह हो जाएगा ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड जो है कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है। अगला है, वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विघटन को निम्नलिखित में से किस रेखाचित्र में सही से दर्शाया गया है।
तो वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विघटन की बात करें तो इसको किसके द्वारा सही दर्शाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ग्लूकोज जो है पायरुविक अम्ल टूट के बनता है CO2 प्लस जल। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दो कथन दिया हुआ है तथा कूट का प्रयोग करके सही विकल्प का चयन करना है। तो अगर हम बात करें इसका 89 नंबर क्वेश्चन की, तो पहला कथन है नवीन आर्थिक नीति 1991 में पंजीकृत निजीकरण का मुख्य मार्ग निवेश रहा है। ये बिल्कुल सही है। निवेश का मुख्य ध्येय वित्तीय अनुशासन बढ़ाना और आधुनिकीकरण में सहयोग देना था। यह भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1, 2 दोनों सही है। अगला है वह भारत रत्न पुरस्कार विजेता कौन है जिसने 15 अगस्त 1947 को लाल किले में आयोजित ऐतिहासिक समारोह में प्रदर्शन किया था? तो वह कौन सा भारत रत्न पुरस्कार विजेता है जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को लाल किला में आयोजित ऐतिहासिक समारोह में प्रदर्शन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MS सुब्बुलक्ष्मी। MS सुब्बुलक्ष्मी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित पुस्तकों को उनके लेखकों के साथ मिलान कीजिए। यानी एक तरफ पुस्तक का नाम दिया हुआ है, दूसरे तरफ लेखक का नाम दिया हुआ है, मिलान करना है तथा कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो अगर हम बात करें लेखक तथा मिलान करने की, तो पहला है दिया सलाई। दिया सलाई के लेखक हो जाएंगे कैलाश सत्यार्थी। अगला है नौकर की कमीज। अगर नौकर की कमीज रचना की बात करें तो इसके लेखक हो जाएंगे विनोद कुमार शुक्ल। अगला है छौंक। छौंक रचना के लेखक हो जाएंगे, यह हो जाएंगे अभिजीत बनर्जी। मुझे पहचानो रचना के लेखक हो जाएंगे संजीव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है विश्व पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विश्व पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में अगर सही कथन की पहचान करना है तो पहला है इसकी स्थापना 1991 में किया गया था। ये बिल्कुल सही है। केवल विकसित देश ही इसमें दाता यानी डोनर है। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि वैश्विक पर्यावरण सुविधा के संदर्भ की अगर हम बात करें तो इसमें केवल विकसित देश ही निवेश नहीं करते हैं यानी दान नहीं करते हैं, बल्कि इसमें कुछ विकासशील तथा संक्रमणशील अर्थव्यवस्था वाले देश भी अपना अनुदान देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। केवल 1 कथन सही है। अगला है नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के संदर्भ की अगर हम बात करें तो इसमें कुट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। पहला है राष्ट्र हित में राज्य नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव पारित कर सकती है। ये बिल्कुल सही है। नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव जो है राज्यसभा में कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि कुल बहुमत का 2/3 नहीं बल्कि उपस्थित बहुमत का जो है 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। केवल 1 सही है। अगला है लाइफ स्टाइल फॉर द ईयरमेंट। लाइफ स्टाइल फॉर द ईयरमेंट यानी लाइफ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो लाइफ के संदर्भ में सही कथन की अगर हम बात करें तो इसे जून 2022 में लॉन्च किया गया था। ये बिल्कुल सही है। इसके विचार को मैड्रिड स्पेन में COP25 के प्रस्तावित किया गया था। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसके विचार में जो है वह जो है इसके विचार में हो जाएगा COP26 का आयोजन का प्रस्ताव किया गया था ग्लासगो में 2021 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केवल 1। अगला है निम्नलिखित में से कौन फजल अली आयोग के सदस्य थे? तो फजल अली आयोग के अगर हम सदस्य की बात करें तो यह सदस्य मुख्य रूप से हो जाएंगे KM पनिक्कर तथा HN कुंजर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 तथा 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फजल अली आयोग का गठन जो है 1953 में किया गया था। मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तथा कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। अगर हम बात करें मानव विकास सूचकांक की तो
यूएनडीपी ने 1990 में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तावित की थी, जिसमें मानव विकास सूचकांक कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। मानव विकास सूचकांक विकसित करने वाली पहली टीम के नेतृत्व महबूब उल हक और एस प्रिंसर ने किया था। तो महबूब उल हक तक तो ठीक है, लेकिन एस प्रिंसर इसके सदस्य नहीं थे। तो दूसरा गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल 1 सही है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। एक तरफ शासक राजवंश दिया हुआ है, दूसरी तरफ राजधानी, यानी किस राजवंश का जो है राजधानी कहाँ पे पड़ता था उसका मिलान करना है। अगर हम बात करें पल्लव वंश की, तो इसका राजधानी जो था वह कांची था। पांड्य वंश की बात करें तो इसका राजधानी मदुरा था। अगर हम बात करें यादव वंश की, तो इसका राजधानी देवगिरी था। काकतीय वंश की बात करें तो वारंगल इसका राजधानी था। तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। अगला है, 1813 के चार्टर एक्ट में शिक्षा के लिए कितना धन आवंटित करने का प्रावधान किया गया था। तो अगर हम शिक्षा की बात करें, 1800 चार्टर एक्ट के तहत शिक्षा के लिए कितना धन आवंटित करने का प्रावधान किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं है, क्योंकि शिक्षा के लिए जो है प्रति वर्ष 1 लाख रुपए आवंटित करने का प्रावधान किया गया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगला है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो मंदक के रूप में किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो नहीं का बात कर रहा है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। बाकी ग्रेफाइट का किया जा सकता है और D2O का किया जा सकता है तथा H2O का किया जा सकता है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ ग्रंथि दिया हुआ है, दूसरी तरफ स्थान दिया हुआ है। कौन से ग्रंथि का जो है स्थान, कौन से ग्रंथि स्थानित है। अगर हम बात करें मिलान करें की, तो पहला है अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि का संबंध हो जाएगा वृक्क से। थायराइड ग्रंथि की बात करें तो इसका संबंध हो जाएगा गर्दन के आधार पे। पिट्यूटरी ग्रंथि की बात करें तो इसका संबंध हो जाएगा मस्तिष्क के आधार पर। हाइपोथैलेमस ग्रंथि की बात करें तो थैलेमस के नीचे इसका स्थान हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 1, 4, 3। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं लोग अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।